1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में अपन ने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की है। अपन ने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, अपन वायुमंडल वाला टॉपिक उठाया है, यानी कि वायुमंडल किस तरीके से बना है, क्या क्या इसमें कंपोजिशन, कौन कौन सी गैसों में कंपोजिशन पाया जाता है। इससे पहले बता दें कि इसमें एक आपसे एक क्वेश्चन था, वो गलत हो गया है, यानी कि वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है ना, वो कितने परसेंट होती है, 4%। उसमें 0.4% गलती से लिख गया। एक्चुअली में बताना था 4%, मुँह से 4% ही निकल रहा था, लेकिन थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई, तो आप उसको 4% कर लेना, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है, 4% पाई जाती है। ये बहुत ही परिवर्तनशील होता है। ये जलवाष्प का मुख्य रोल क्या होता है, हमारे वायुमंडल में को गर्म बनाए रखने में मदद करता है, इतना आपको याद रखना है। और इससे क्या होता है, जो बादल बनते हैं वर्षा कराने में भी ये सहायक होती है। ठीक है, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने वायुमंडल में स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया है कि वायुमंडल किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, कौन कौन सी परतें इसमें पाई जाती हैं। तो अपन ने इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि अपन ने क्षोभमंडल पढ़ा, क्षोभमंडल में क्या क्या होता है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं बता दी थी, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, और इसमें और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्षोभमंडल जो है वो कहाँ पर मोटा होता है, कहाँ पर कम इसकी मोटाई होती है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा यानी कि 18 किलोमीटर होती है। वहीं ध्रुव यानी कि पोल पर जाते हैं तो इसकी मोटाई में कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर मोटाई की बात करें तो ध्रुवों पर सबसे कम क्यों होती है और यहाँ पर ज़्यादा क्यों हो जाती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर संवहनीय जो हवाएं चलती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं। संवहनीय धाराएं यानी गर्म धाराएं होती हैं, और गर्म होने के कारण क्या होती है, इसकी मोटाई देखने को मिलती है। वहीं ध्रुवों पर संवहनीय धाराओं का अभाव होता है, इस कारण से इसकी मोटाई में कमी देखने को मिलती है। उसमें जो मोटाई है उसमें वृद्धि होती है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों पर क्या होती है, इसकी मोटाई में कमी होती है। ठीक है, वही था। इसमें एक टॉपिक और रह गया था, जैसा कि बताया था, ब्लैक लाइन से आपको बताया था। प्रीवियस वीडियो देखना, उसके बाद इसको देखना। ब्लैक लाइन से अपन ने जो डॉटेड डॉटेड करके दिखाया था, उसमें क्षोभ सीमा दिखाई गई थी। क्षोभ सीमा मतलब स्टेप्टोपास को दिखाया गया था। इसमें भी अपन थोड़ा सा रह गया था, इसको पूरा कर लेते हैं। क्षोभ सीमा यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, इसका नामकरण जो है नेपियर शॉ के द्वारा किया गया है। वहीं इसकी मोटाई की बात करते हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। वहीं अगर बात करते हैं तो इसे मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल पर होती है, लेकिन इसके ऊपर जस्ट क्षोभ सीमा होती है, उसके ऊपर स्टार्ट होता है समताप मंडल। तो जितनी भी मौसम संबंधी घटना है तो उनके लिए छत का काम करती है। तो मौसम परिवर्तन की छत किसे कहते हैं, क्षोभ सीमा को कहते हैं। वही जेट स्ट्रीम इसके ऊपर से बहती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं बहती है या चलती है, एक ही बात है। वही चक्रवाती और प्रति चक्रवाती जो देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, चक्रवाती यानी कि एंटी साइक्लोन, और जो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं वो यही देखने को मिलती हैं। वहीं तापमान विलोमता का मतलब होता है यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल अचानक से बढ़ जाए, जहाँ टेम्परेचर घट रहा होता है और वहाँ पर टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, उसको तापीय विलोमता बोलते हैं। तापीय विलोमता के लिए शर्तें होती हैं कुछ, जैसे रात कैसी होना चाहिए, एकदम मौसम कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, रात लंबी होनी चाहिए, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। आपको तापीय विलोमता अगर पूछ लिया जाए तो तापीय विलोमता का मतलब होता है जहाँ पर टेम्परेचर घट रहा होता है वहाँ पर टेम्परेचर का अचानक बढ़ना क्या कहलाता है, तापीय विलोमता कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको करते हैं आप साफ, इधर आते हैं। अब देखना है अपन को समताप मंडल। समताप मंडल बोले तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर की खोज किसके द्वारा की गई है, टीज रेंज डी बॉर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, जैसे आपको क्षोभमंडल की खोज की थी वैसे ही वही वैज्ञानिक है। टीज रेंज डी बॉर्ड के द्वारा क्या की गई है, स्ट्रेटोस्फीयर की खोज की गई है, नामकरण किया गया, बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर तापमान यहाँ पर कैसा रहता है, टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल बोला गया। क्या, समताप यानी कि टेम्परेचर का समान रहना या टेम्परेचर का बिल्कुल स्थिर रहना, उसको बोला गया है। तो इसके कारण तापमान स्थिर रहता है। वही अगर बात करते हैं, हाँ, इसकी ऊंचाई यानी कि ये कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वहीं वायुमंडलीय प्रवाह अगर बात करते हैं, यहाँ पर वायु किस तरीके से बहती है, वायु यहाँ पर क्षैतिज दिशा में यानी कि इस तरीके से बहेगी, क्षैतिज इस तरीके से बहना। वायु का मतलब होता है क्षैतिज। ठीक है, वायु यहाँ पर किस तरीके से संचरण कर रही है, तो क्षैतिज दिशा में संचरण कर रही है। वही
यहाँ पर बादलों का अभाव होता है। बादल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर मौसम परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको याद रखना है, ठीक है। बादलों का अभाव, वही वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, और मौसमी गुब्बारे कहाँ छोड़े जाते हैं, कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। समता मंडल में चैपमैन लेयर, यानी कि चैपमैन लेयर आपको पता है ना, जब ओजोन को पूरा पढ़ाया था ना, ओजोन लेयर के बारे में, तो ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है। इस कारण से इस परत को चैपमैन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए चैपमैन लेयर किसे कहते हैं, तो समता मंडल को ही चैपमैन लेयर के नाम से जानते हैं। या फिर यूं कहें कि O3 जहाँ पर पाई जाती है उस परत को क्या कहते हैं, तो चैपमैन परत कहते हैं, चैपमैन लेयर कहते हैं। ये ओजोन है वो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो 18 से 35 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, इसमें आपको नोट करके लिख लेना है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं, वैसे नहीं पाए जाते लेकिन विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं। उनका नाम आपको याद रखना है, सीरस या फिर नेक्रियस क्लाउड्स या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स किस तरीके से, यहाँ पर जो पर्ल मोती होते हैं ना, इस तरीके के बादल यहाँ देखने को आपको मिलते हैं, इस तरीके के, ठीक है। तो आप याद रखना कि सीरस बादल यानी कि विशेष प्रकार के बादल होते हैं, ये समता मंडल में देखने को मिलते हैं। वैसे बादल नहीं रहते हैं लेकिन विशेष प्रकार के, विशेष स्पेशल बोला गया है, इसीलिए आपको याद रखना है सीरस नेक्रियस क्लाउड, या फिर आप याद रख सकते हो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ठीक है। इसके आगे अब समता मंडल की विशेषता देखिए, तो समता मंडल को भी दो पार्ट में बांटा गया है। इनकी दो पार्ट के अंदर समता मंडल की अपन क्या कर रहे हैं, समता मंडल है उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो समता मंडल जैसे कि आपने देखा, ये आपका क्षोभ मंडल हो गया, ये क्षोभ, यहाँ पर एक परत पाई जाती है जिसको अपन ने क्या बोला, क्षोभ सीमा बोला। इसके बाद यहाँ से यानी कि 18 से 50 किलोमीटर पर क्या स्टार्ट होता है, समता मंडल होता है। समता मंडल को भी दो लेयर में बांटा गया है। ये निचली सीमा होती है, ये नीचे की सीमा, और ये होती है ऊपरी सीमा। ये ऊपरी सीमा और निचली सीमा यानी कि ऊपरी परत और निचली परत, इसके जस्ट बाद स्टार्ट होती है, क्या होती है इसकी, ये होती है इसकी यानी कि समताप सीमा, ठीक है। तो हर परत के बाद क्या होती है, उसकी खुद की सीमा स्टार्ट होती है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही 18 मतलब आप इसकी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, तो निम्न परत यानी कि नीचे की जो परत रहेगी, यहाँ का टेम्परेचर तो कैसा रहेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा। यहाँ पे तापमान कैसा रहेगा, तापमान स्थिर रहेगा। यहाँ पे कैसा तापमान, निम्न वाली परत पे क्या आएगा, टेम्परेचर स्थिर रहेगा, यानी कि बोल सकते हैं इनर जो लेयर है उस पर टेम्परेचर स्थिर रहेगा। वहीं ऊपर यानी कि आउटर लेयर पर टेम्परेचर क्या, परावैंगनी किरणों के कारण इसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि समता मंडल में ऊपरी परत का टेम्परेचर किस कारण से बढ़ता है, किस कारण से ज़्यादा हो जाता है, तो आपको याद रखना है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के कारण इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और आपने देखा है कि यहीं पर पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है और हमारी त्वचा संबंधी कैंसर जैसे रोगों से रक्षा करती है, ये आपको याद रखना है। भाई समताप सीमा की बात करते हैं, ये है समताप सीमा, कितनी मोटी है, तो 1.5 से 2 किलोमीटर इसकी मोटाई है। अब इसके जो समताप सीमा है यानी कि स्ट्रेप्टोपास है, इसके जस्ट बाद स्टार्ट होने वाला है क्या, मध्यमंडल, ठीक है। क्या हम देख रहे हैं, वायुमंडल, जिसे अपन पढ़ क्या रहे हैं, वायुमंडल की संरचना वाला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया, जिसमें अपन ने क्षोभ वाला कल खत्म कर लिया था। अब अपन यहाँ पे समताप वाला हो गया है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा, मध्यमंडल यानी कि मीसोस्फीयर, यानी कि मीसोस्फीयर भी बोल सकते हैं, मेसोस्फीयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, यानी कि इसमें क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, बस जहाँ पर जो घटना घटित हो रही है उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ना यहीं से उठ के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ऊंचाई याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, जहाँ से समताप यानी कि समताप सीमा खत्म होती है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। वही टेम्परेचर की बात करते हैं, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, कहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और कहाँ पर टेम्परेचर स्थिर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए आपको इसको मैप बना के पढ़ना है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, ये इस तरीके से आपकी लेयर बनती है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, इस तरीके से बढ़ता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है। इसके बाद समताप मंडल में टेम्परेचर, ऊपरी वाली परत का टेम्परेचर बढ़ता है, निचली वाली परत का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर से डाउन होता है, पहले कम फिर बढ़ना, फिर कम फिर बढ़ना, वो घटना चलती है।
अगर बात करते हैं समताप मंडल, ये अपना मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में टेम्परेचर में कितनी कमी आती है, लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। रात में तारों का टूटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हमें टूटते हुए तारे और कहाँ पे टूटते हुए तारे और उल्का पिंड वाली घटना देखने को मिलती है। ये 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि टूटते हुए तारे यानी कि जो तारे हैं, जैसे आपने तारे टूटते हुए नजर देखे होंगे, रात्रि के टाइम में आप लेटे होंगे और आपको आसमान की ओर आपकी अचानक से नजर पड़ती है तो आपको टूटता हुआ तारा नजर आता है। तो वो टूटते हुए तारे की जो घटना घटित होती है तो आप समझ जाना कि ये मध्य मंडल है। कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। यहाँ तारों का टूटना दिखाई पड़ता है। वहीं अगर बात करते हैं उल्का पिंडों का गिरना, उल्का पिंड क्या होता है? जब अपन ने ब्रह्मांड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें पूरी जानकारी दी थी। उल्का पिंड मतलब ये जो तारे होते हैं उनका एक समूह होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, वायुमंडल, उनके ही बचे हुए अंश होते हैं। ये वायुमंडल में जो घर्षण बल होता है उसकी कारण क्या होते हैं, ये हमारी पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हुए नजर आते हैं और ये हमें कैसे चमकते हुए और एक धुएं के रूप में लाइन बनाते हुए नजर आते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर वायुमंडलीय घर्षण के कारण क्या होते हैं, ये नीचे की ओर टूटते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो उल्का पिंडों का गिरना ये बहुत तीव्र गति के साथ गिरते हैं। जैसे आपने महाराष्ट्र में लोनार झील के बारे में सुना होगा, तो ये उल्का पिंड द्वारा बनाई गई झील ही है। ठीक है, ये भी है। तो इसके बाद आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार, जहाँ जहाँ विशेष बातें आ रही हैं उनको भी अच्छे से याद रखना है। विशेष प्रकार के बादलों का बनना गर्मी में, विशेषकर जब बहुत जून और जुलाई में, जून में और मई में जब गर्मी पड़ती है उस टाइम पर, बहुत भीषण गर्मी के टाइम पर क्या होता है, विशेष प्रकार के बादल दिखाई पड़ते हैं। इनको निशादीप्त क्या कहते हैं, निशादीप्त या नेक्टिलूसेंट बादल कहते हैं। क्या? निशादीप्त बादल, या फिर आपके लिए आ सकता है नेक्टिलूसेंट, जो लूसेंट आप पढ़ते हो उससे याद रख सकते हो। नेक्टिलूसेंट कहाँ पे दिखते हैं क्लाउड्स, ये हमें देखते हैं मध्य मंडल में। कहाँ? मध्य मंडल में दिखाई देते हैं। वहीं यहाँ पर भी एक सीमा पाई जाती है, हर पर्द के बाद एक सीमा पाई जाएगी, उससे आपको याद रखना हो, रख सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए इसके जस्ट बाद क्या पाई जाती है सीमा, उसके बाद दूसरा मंडल स्टार्ट होता है। तो मेसोपास कितनी 1.5 से 2 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चीज़ें याद रखना है, टेम्परेचर में कमी आती है मध्य मंडल में, तारों का टूटना, उल्का पिंडों का गिरना, ये किसकी घटना है? ये मुख्य घटना है आपकी मध्य मंडल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आइनोस्फीयर यानी कि इसको आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन ने अलग अलग तरीके से, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इसके बारे में वो देखते हैं। आयनोमंडल या फिर आयरन मंडल या फिर अपन थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाइट की बात करते हैं, 800 से 400 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। वहीं टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है। वहीं अगर बात करते हैं रेडियो तरंगों का परावर्तन, अब रेडियो तरंगों का परावर्तन यहाँ से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है, तो आपको याद रखना है आयरन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। लेकिन ये बात यहीं पर भी खत्म नहीं होती, यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। ये जो परत है डी, मतलब जो आयरन मंडल है उसको 4 उप परतें पाई जाती हैं, उसमें डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। अब आते हैं सबसे नीचे से, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे निचली परत होती है डी, आपको देखना होगा ये सबसे निचली वाली परत कौन सी है, डी परत है। डी परत सबसे निचली है, 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। वही बात करते हैं इसका मुख्य काम क्या होता है, तो ये दीर्घ जो होती है, दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। ये सूर्य उदय के साथ समाप्त हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि डी परत यानी कि सबसे निचली परत होती है आयनमंडल में, ये क्या करती है, दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। वही बात करते हैं ई परत की। ई परत आपको दिख रहा होगा, ई परत यानी कि कैनेली हैवीसाइड परत के नाम से भी जानते हैं इसको। कैनेली हैवीसाइड परत के नाम से किस परत को जानते हैं, तो ई परत को जानते हैं। ये पाई जाती है 100 से 150 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती है। वहीं इसका काम क्या होता है, ये मध्यम यानी कि जो मिड होती है, मध्यम तरंग की जो रेडियो तरंगें होती है उनको परावर्तित करती है। इतना याद रखना है, सबका अपना अपना काम है तो याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं, ये तरंग सिर्फ रात में ही एक्टिव होती है, कब, नाइट में ये तरंग एक्टिव होती है, ये याद रखना है। नाइट में कौन सी तरंग एक्टिव होती है, ई तरंग होती है। ये मिड जो होती है, मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन करती है। वहीं अगर बात करते हैं एफ तरंग की, तो एफ तरंग इसको एप्लीटन तरंग के नाम से भी जानते हैं, एप्लीटन तरंग भी बोलते हैं। वहीं अगर एप्लीटन परत तरंग बात बराबर है, इसको एप्लीटन F1 प्लस F2 दो भागों में बढ़ती है। कितनी, 150 से 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। देखो
डी जो है वो दीर्घ का करेगी, सबसे नीचे वाली दीर्घ का करेगी, ई वाली क्या करेगी, मध्यम का करेगी, भाई एफ वाली लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करेगी। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी तरंग ये दो पार्ट में बढ़ती है, F1 प्लस F2 में बढ़ जाती है दिन के समय, लेकिन रात के टाइम पर ये तरंग क्या हो जाती है, एक हो जाती है। देखो F1 प्लस F2 क्या हो जाती है, रात में एक हो जाती है, समझ जाना, एक हो जाती है, ये हो गया। भाई अगर बात करते हैं जी तरंग की, जी तरंग अगर बात करते हैं, जी मतलब जी जो परत है वो सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आए। कौन सी तरंग है जो सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, तो जी परत है जो सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। डी क्या करती है, डी करती है दीर्घ का, ई क्या करती है मध्य का, और एफ क्या करती है, या एफ करती है अपना लघु रेडियो तरंगों का। तो यहाँ से आपको याद रखना है कौन सी तरंग क्या, ऊंचाई याद हो या ना हो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको इनके काम याद रखने हैं। सूर्य उदय के टाइम पर कौन सी तरंग समाप्त हो जाती है, दिन के टाइम कौन सी एक्टिव होती है, रात के टाइम कौन सी एक्टिव होती है, ये आपको याद रखना है। ये आपका मध्य मंडल यानी कि जो आपका मध्य मंडल हो गया खत्म, आपका आयनन मंडल भी खत्म हो गया। इसके बाद कल कंटिन्यू रखेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब कल क्या पढ़ना है आपका, इसमें एक और रह गया एग्जोस्फीयर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं है, बाहरी मंडल बोलते हैं उसमें, बस सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो छोड़े जाते हैं कहाँ पर, बहिर्मंडल में। इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसमें अपन हवाएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी हवाएं वायुमंडल में चलती हैं, या फिर आप बोल सकते हो जलवायु के बारे में भी जानकारी देंगे, और वायुमंडल जो हवाएं हैं गर्म ठंडी, ये सारा टॉपिक यहीं पर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठ के आते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पूरा यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितना आप वीडियो को फैलाओगे उतना ही पढ़ाने में मन लगता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। प्लीज़ आप सोच रहे होंगे कि अगर अभी जगह नहीं आ रही है तो क्या एकदम जगह आएंगी तो क्या आप पढ़ लोगे क्या, तैयार कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की तैयारी हमेशा क्या होती है, पहले से ही करके रखनी होती है, तभी एग्जाम क्रैक होता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो पूरी तैयारी पहले से ही रखते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पर उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, इसीलिए हर चीज़ को पहले से ही तैयार करके रखना होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।